गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्पीकर खुलवा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद टू एवरीवन। आज फिर से थोड़ा सा लेट हुई है क्लास, वही टेक्निकल इश्यू है, तो उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, पिछली वाली क्लास में हम लोग CRR के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। रेट्स और रेशियोज के अंदर हम लोग CRR पर बातचीत कर रहे थे। और CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, राइट। और हिंदी में आप इसको नकद आरक्षण अनुपात या नकद कोषानुपात कहते हैं। और बैंकों को क्या करना पड़ता है, उनका NDTL होता है। NDTL का एक प्रपोर्शन, एक अनुपात रखना होता है RBI के पास कैश के फॉर्म में, नकद के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो इसको हम CRR कहते हैं। जैसे मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया कि अगर NDTL की वैल्यू ₹100 है और CRR अगर 10% है, तो 100 रुपए के ऊपर, इसके ऊपर RBI के पास 10 रुपए रखना है। 100 रुपए के ऊपर अब और 100 रुपए चेंज हो जाता है, तो फिर 10 रुपए रखना है। और 100 रुपए हो जाता है, तो फिर और 10 रुपए रखना है। ये ऐसे चलता जाता है। मतलब ये कैश फॉर्म में रखना पड़ता है RBI के पास। ये किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? कैश फॉर्म में रखना होगा। NDTL में जितना चेंज होगा तो आपको अनुपात देखना पड़ेगा। ये अनुपात कितना, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है 10%, ताकि आपको समझने में आए आसानी से। बाकी अभी हमारे देश में CRR कितना है इस समय? 4.5% है। और आप आज का अखबार शायद आपने नहीं देखा होगा, तो अभी क्लास छूटने के बाद आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में आया हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे कि इस CRR में कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, इस तरह से कोई बदलाव नहीं हुए हैं उस तरह के। वो आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से है। इसमें एक इंक्रीमेंटल CRR की बात उन्होंने कल की थी, जो आज के अखबार में आपको देखने को मिलेगा। मैं उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी पहले आप इसको देख लें। NDTL में जितना चेंज होगा इधर इस अनुपात के हिसाब से, या ये अनुपात जो भी चल रहा है, कैश रखना है। NDTL में जो चेंज होता है, चेंज को इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखा जाता है या मैथमेटिक्स वगैरह में। तो ये NDTL में जो चेंज है, ये चेंज का निशान है। ये दो चीजों से आ सकता है ना चेंज। एक बैंक लोन देते हो, बैंक ऋण देते हैं, लोन देते हैं, तो भी इसमें चेंज हो जाएगा। और लोग जमा कराते हैं तो भी चेंज हो जाएगा। People deposits money with the bank, in that case also NDTL will be changing. And if banks are giving loans to the public, still in that case NDTL will be changing. And दोनों केस में होगा। लेकिन अगर बैंक ऋण देते हो ये, तो इसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमनली इन शब्दों को ध्यान में रखिए। क्रेडिट क्रिएशन, इसको कहते हैं साख सृजन। ऋण का जो रिलेशन है, कभी कभी ऋण को क्रेडिट भी कहते हैं। तो ऋण क्रिएट कर रहे हैं, साख क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट क्रिएशन हुआ। और इससे क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी।
इसकी वजह से। तो सीआरआर क्या करता है, इसे कंट्रोल करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को 100 रुपए का लोन दे रहे हो, 100 रुपए का लोन दे रहे हो, तो आपको 4.5 रुपए या 10 रुपए आरबीआई के पास रखने होंगे। अगर आपके पास 4.5 10 रुपए नहीं है, तो आप 100 रुपए का लोन नहीं दे सकते। एक कल्पना करें कि सीआरआर 0 है, सीआरआर है ही नहीं, रखना नहीं पड़ता, तो बैंक तो ऐसे कई लोन खाते खोल देंगे और उनको चेक बुक दे के कहेंगे कि आप लेन देन करो, तो आपके देश में तरलता अनंत हो जाएगी। तो इस तरह से सीआरआर को आप 0 करोगे तो प्रॉब्लम होगी। सीआरआर जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही उस पर कंट्रोल होता जाएगा। मोर सीआरआर यू हैव, मोर कंट्रोल यू आर हैविंग ऑन लिक्विडिटी। ये समझना पड़ेगा दोस्तों, काफी जरूरी है इस बात को समझना। फिर मैंने एक सूत्र दिया, पिछली वाली क्लास में बोला था, मनी मल्टीप्लायर। जिसको हम अभी मैं दोहराव कर रहा हूँ, मुद्रा गुणक कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि यदि केवल सीआरआर बैंकों को रखना पड़े, सीआरआर हो, तो मुद्रा गुणक का सूत्र क्या होगा, 1/CRR। अगर आप 10% का सीआरआर लेते हो तो 1/10% होगा, जिसका मतलब होगा 1/0.10। जब आप इसको काटोगे इससे तो 10 आएगा, तो मुद्रा गुणक 10 का हो जाता है, यानी 10 गुना मुद्रा की तरलता की मात्रा बढ़ने लगेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आरबीआई के पास 10 रुपए रखो, 10% सीआरआर है, तो 100 रुपए का आप उधार दे सकते हो 10 गुना। अगर इसको आप 5% कर देते हो तो 1/0.05, ये 20 हो जाएगा। अगर 5% करते हो तो 1/5% करते हो तो 20 गुना मल्टीप्लायर हो जाता है। मतलब गुणात्मक रूप से तरलता कम ज्यादा होती है सीआरआर के केस में। ये एक्स्ट्रा आप ध्यान में रखिए। यूपीएससी कभी कभी थोड़ा सा डेप्थ में जाती है, तो आप को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। साइड वे में आप इसको पिछली बार भी लिखे होंगे और आज भी मैंने इसको बता दिया। अब जो अगला हमारा हेडिंग है वो आप लगाएं SLR और फुल फॉर्म करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दिस इज अवर नेक्स्ट हेडिंग, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में कहते हैं इसको वैधानिक तरलता अनुपात। तो क्या मतलब होता है इसका, banks are to maintain a certain ratio of their NDTL. Banks are to maintain a certain ratio of their NDTL into the form of liquid assets. This is called the SLR. बैंकों को, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, बैंकों को अपने NDTL का एक भाग
तरल परिसंपत्तियों, तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है। इसे SLR कहते हैं। बैंकों को अपने NDTL का एक भाग तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है, इसे SLR कहते हैं, लिक्विड एसेट्स। ये जो वर्ड है, संपत्ति बोलो परिसंपत्ति बोलो, इंग्लिश में एक ही शब्द होता है एसेट्स। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि संपत्ति शब्द आएगा तो क्या और परिसंपत्ति शब्द आएगा तो क्या, दोनों एक ही भाव की तरफ लेके जाते हैं। तो NDTL जिसकी बात मैंने पिछली वाली क्लास में की थी आपको, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, निवल मांग और समय देयताएं, पूरा डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये जितनी भी NDTL होती है उसका एक भाग तो CRR के रूप में RBI के पास रखना होता है और एक भाग बैंकों को अपने पास रखना होता है। देखिए NDTL ये है, ठीक है, विद RBI और विद themselves, उनके अपने पास, ठीक है ना, उनके अपने पास रखना होगा तो इसको SLR कहते हैं, और विद RBI यानी RBI के पास रखेंगे तो उसको CRR कहते हैं। दोनों किसका अनुपात है? NDTL का प्रपोर्शन। उनके अपने पास रखेंगे SLR कहलाता है, RBI के पास रखेंगे CRR कहलाता है। तो ये बात क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करना है, मैंने एक्स्ट्रा समझाया था। इन लिक्विड एसेट्स द फॉलोइंग items can be included, तरल परिसंपत्तियों में निम्न आइटम को हिंदी में क्या कहते हैं? मद। निम्न मदों को सम्मिलित किया जा सकता है। ये तो मैंने रूपांतरण कर दिया। अब जो मैं लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों लिखें उसको। फर्स्ट लिखिए कैश, इसको हिंदी लिखना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा गोल्ड, और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और चौथा ये नया ऐड हुआ है, ये फोर्थ डिपॉजिट्स अंडर SDF। ये आप, दिस इज न्यू आइटम जो मैंने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आपको बताई थी, SDF रेट। तो अगर बैंक अपना पैसा जमा कराते हैं तो वो भी इसके अंदर मान्य है। तो एक बैंक, वन बैंक, एनी बैंक कैन कीप कैश विद इट, gold with it, government securities with it, and if it so likes, it can deposit the money with the RBI under SDF। ये सब क्या है? ये 2022 से है।
सिंस 2022। इससे पहले ये नहीं होता था, यही रहते थे। तो इनमें से कोई भी चीज को रख सकता है बैंक, राइट, किसी भी चीज को, चाहे कैश रख ले सारा, गोल्ड रख ले, ये रख ले, ये रख ले, या इनकी कोई कॉम्बिनेशन बना ले, राइट, इस तरह से है। तो ये SLR हुआ। चेंज द पैराग्राफ देन राइट। चेंजेस इन SLR, impact credit creation capacity of banks in the same manner as the CRR। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे SLR में परिवर्तन CRR के समान बैंकों की साख सृजन। SLR में परिवर्तन CRR के समान बैंकों की साख सृजन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि SLR में भी जो चेंज करते हो आप, वो CRR की तरह ही काम करते हैं, सेम तरीके से काम करते हैं। इसलिए हमने लिखा कि चेंजेस इन SLR इम्पैक्ट क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक्स इन द सेम मैनर एज द CRR, राइट। SLR में परिवर्तन CRR के समान बैंकों की साख सृजन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मैं समझा रहा हूँ इसको, आप इसमें लिखे नहीं, लिखना हो तो साइड में देख लें और आप समझने की कोशिश करें। CRR किसका अनुपात होता है? NDTL। और SLR भी किसका अनुपात होता है? NDTL। बस फर्क क्या है कि CRR में आप क्या करते हो, RBI के पास रखना होता है, और ये बैंक के अपने पास रखना होता है दोनों अनुपात, राइट। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप RBI के पास रखो या अपने पास रखो, रखना तो आपको पड़ेगा। अज्यूम करते हैं, माना कि SLR 10% हो, CRR कुछ नहीं है, there is zero CRR and we are assuming that SLR level is 10%, right? Now NDTL's value is ₹100। अगर ये NDTL की वैल्यू 100 रुपए हो और 10% SLR हो, तो 10 रुपए की लिक्विड एसेट एक बैंक को अपने पास रखनी होगी, तब वो 100 रुपए की NDTL पैदा कर सकता है। तो CRR में भी तो ऐसा ही हो रहा था, बस फर्क ये था कि वो RBI के पास रखना पड़ रहा था और SLR अपने पास मेंटेन करना होता है। लेकिन 10 रुपए की लिक्विड एसेट जब तक वो अपने पास नहीं रखेगा, तब तक वो NDTL को पैदा नहीं कर पाएगा, क्रिएट नहीं कर पाएगा, किसी को लोन वगैरह नहीं दे पाएगा। तो सेम तरीके से दोनों काम करते हैं, बस लोकेशन का फर्क है, चाहे आप वहां रखो चाहे अपने पास रखो, काम तो वो सेम ही तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये एक ही कैटेगरी के माने जाते हैं, SLR और CRR कुछ डिफरेंस के साथ। तो अगर हम मनी मल्टीप्लायर को देखते हैं, जो आप साइड में लिखें, मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक को देखें, तो किस केस में देख रहे हैं हम लोग, जब CRR
और SLR दोनों है। इंग्लिश में कह सकते हैं कि व्हेन both CRR and SLR are working, तो सूत्र क्या बनेगा? मुद्रा गुणक का यहाँ पे सूत्र क्या होगा? 1/CRR प्लस SLR। 1/CRR प्लस SLR इसके जैसा ही है, तो ये जुड़ जाएगा ऐसे। तो इस समय हमारे देश में SLR कितना है? 18%। ये है 4.5%। तो एक को आप 22.5 से डिवाइड करोगे, तो 22.5% से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? वो मल्टीप्लायर बनेगा। तरलता उस मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेगी। तो 1/CRR प्लस SLR। अब यूपीएससी आपको पीटी में पूछती है कि SLR बढ़ता है, ये बढ़ता है, तो मल्टीप्लायर पे क्या असर पड़ेगा? आपको ये बोलना है कि वो कम हो जाएगा। मल्टीप्लायर जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मनी मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर CRR बढ़ता हो, SLR बढ़ता हो, दोनों बढ़ते हो। आप इसके कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो मनी मल्टीप्लायर इन केस ऑफ बोथ CRR SLR क्या होगा? 1/CRR प्लस SLR होगा। अब आप इसके नीचे नोट्स लगाइए। नोट्स में फर्स्ट लिखिए the SLR provides protection to depositors तो हिंदी क्या हुई? SLR जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। मैं समझाऊंगा दोस्तों, हर चैप्टर आसान नहीं होता, हर कॉन्सेप्ट आसान नहीं होती, बहुत डिटेलिंग भी नहीं कर सकते। आपको कुछ कुछ समझने पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लायर की केस में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन उसको मत देखो, आप थोड़ा एक दो बार रिपीट करो, समझने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स जैसा है तो समझ आ जाएगा आपको। और अगर थोड़ी देर के लिए नहीं समझ में आता तो उसको आप साइड में कर दो और आगे बढ़ते रहो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज समझ में आए। खैर उसको छोड़ो, आप अब इस पे आओ। द SLR प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डिपोजिटर्स, ये एक बार पीटी में आया हुआ है, मुझे ईयर ठीक से याद नहीं है, बट ये पीटी में पूछा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 2014 में आया है कि SLR किस तरह का काम करता है। तो उसमें एक ऑप्शन था जिसमें ये ऑप्शन सबसे सही था उसमें। अब आप कहेंगे कि जमाकर्ताओं को ये सुरक्षा कैसे देता है? आप और हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, और बैंक सारा पैसा उठा के अगर उधार दे दें और उनके पास कुछ भी ना रहे और हम कभी उसको निकालना चाहें, तो हो सकता है कि बैंक फेल हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि एनडीटीएल में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आप एक अनुपात हमेशा इनमें बना के रखो। हम घर गृहस्थी में भी कहते हैं ना कि हम कुछ पैसा घर पे रखें, किसी को उधार दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सारे ही दे दिए। ऐसे समझने की कोशिश करो आप। तो क्या है कि अभी 18% SLR है, जो मैं एक सेकंड पॉइंट लिख लो आप, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे लिखो द प्रेजेंट SLR। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ये कॉमन लिख लो, द प्रेजेंट SLR लिखिए 18%।
राइट, 18% SLR है। इसका मतलब आप समझो कि अगर आप 100 रुपए का लोन दे रहे हो किसे, जो भी लोन देते हो आप, वो NDTL में काउंट होता है। पिछला डायग्राम क्लास का आप ध्यान रखें, 100 रुपए का लोन से NDTL 100 रुपए से चेंज हो जाएगी। If a bank is giving loan of the worth of ₹100, NDTL value will be changing by ₹100। किसी को लोन दिया 100 रुपए का, तो 18 रुपए का आपको या तो अपने पास कैश रखना है, गोल्ड रखना है, सरकारी बॉन्ड रखने हैं, या SDF के अंदर रखना है। लेकिन 18 रुपए यहाँ रखकर आप 100 रुपए की लोनिंग करोगे, 18 रख के फिर जाएगा, प्लस 4.5 RBI के पास भी आपको रखना पड़ेगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लोन नहीं दे सकते। तो एक तरह से लगाम जैसा कसा जा रहा ना इसको। दूसरी बात आप ये देखें कि 18 रुपए की कोई भी चीज आपके पास पड़ी हुई है, तो कोई जमा करता, कोई डिपॉजिटर बैंक में जाता है कि मेरा पैसा मुझे चाहिए, तो 18 रुपए की जो आपके पास कैश गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है, उससे आप निपटा सकते हो, वो मदद कर सकता है आपकी। इसीलिए SLR क्या करता है, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करता है। द SLR प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स। व्हाई? बिकॉज बैंक इज हैविंग some amount of liquid assets. So in case anybody is asking for returning the money, then bank can use SLR money to honor the demand put up by the depositor। तो जो भी जमा करता है इस बात की मांग कर रहा है कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो बैंक उठा के उसको SLR वाला पैसा दे सकता है। मतलब एकदम क्राइसिस में बैंक्स नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखिए। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि SLR की एक फंक्शन बन रही है। ठीक है, द SLR प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स, जमाकर्ताओं को सुरक्षा देता है। द प्रेजेंट SLR कितना है, 18%। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। और मनी मल्टीप्लायर मैंने बोल ही दिया, 1/CRR प्लस SLR, ये बन जाता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं एक और प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, जो मेरी इस क्लास का पार्ट नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल देने से क्या होता है कि ये चीजें एकदम समझ नहीं आ पाएगी ऑनलाइन टाइम में। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके उस पर बात, मतलब दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा। तो मैं साइड में आप उसको लिख लेना जो भी मैं काम कर रहा हूँ, फिर वापस में आऊंगा इनके ऊपर। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था पीटी में, यूपीएससी पीटी क्वेश्चन आया था। ईयर मुझे याद नहीं है, 20, 21, 22 इसी में से कोई था यूपीएससी पीटी क्वेश्चन। उसमें ये था, सवाल में मोटे रूप में लिख रहा हूँ कि इफ, हिंदी में भी लिख बोल दूंगा मैं, इफ बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक increases, then what is the impact on money multiplier। अब ये सवाल 2 बार आ चुका है कहीं न कहीं। हिंदी में हम कहेंगे कि यदि जनता की बैंकिंग आदत, यदि जनता की बैंकिंग आदत में वृद्धि होती है, तो मुद्रा गुणक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको मुश्किल लग सकती है क्लास बैंकिंग की थोड़ी,
तो इसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं केमिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं बना सकता और हिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं बन सकती। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रहेगा, तो इसको मैं कैसे हिस्ट्री बना दूंगा? तो इसलिए दोस्तों रास्ता कोई हमारे पास है नहीं, हमें काम करना होगा, यही एक रास्ता है। आप कोशिश करो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप भी करो समझाने की। देखो, जनता की बैंकिंग आदत में वृद्धि होती है, सुधार होता है, तो मुद्रा गुणक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक इंक्रीजेस देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इतने टफ सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में करेगी। ये मनी मल्टीप्लायर मैंने पढ़े थे जब मैं खुद इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था। ग्रेजुएशन के स्टेज में ही आए हुए थे। अलग अलग केस में मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, सीआरआर है तो क्या मनी मल्टीप्लायर होगा, सीआरआर के साथ एसएलआर है तो क्या होगा। इस तरह से 4-5 प्रकार के मनी मल्टीप्लायर मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े थे। तो ये तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए है, लेकिन यूपीएससी के जीएस में जब ये सवाल आने लगे तो मुझे लगा कि ये तो एक बड़ा लेवल है और इसको क्लास में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो ये आप नहीं देखना चाहते हो कभी भी। मैंने स्टूडेंट्स के लिए मतलब एक फील किया, अगर आपने अपनी क्लास में उसको कवर नहीं किया तो जल्दी से बोलेंगे कि ये चैप्टर था, ये कॉन्सेप्ट था, ये तो मैंने पुराने पेपर देखे उसमें तो ये सवाल सोल्व ही नहीं हो रहा है। इस तरह से उनको मतलब होता है, बाकी कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है उनका। ऐसा भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं इस तरह के। और मान लो मैं इसको स्किप कर दूं, फिर आप कहोगे कि मनी मल्टीप्लायर का सवाल था सर, मैंने बताया उनकी बैंकिंग की क्लास से मेरे ये सवाल सोल्व नहीं हो रहे। इसलिए फिर अब दोस्तों इसमें क्या है, थोड़ा बैंकिंग आदत का मतलब क्या है, बैंकिंग आदत कैसे पता लगाएं, हाउ वी इन्फर बैंकिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक। बहुत कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर आप बैंकों में पैसा कम रखते हो और कैश अपने पास ज्यादा रखते हो, तो इसका मतलब कैश में ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो आप, बैंक से नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि कैश ज्यादा रख रहे हो अपने पास। इसका मतलब अगर लोगों में कैश को ज्यादा रखने की हैबिट है, कैश को ज्यादा रखना चाहते हैं अपने पास, दे वांट टू कीप मोर ऑफ कैश, तो बैंकिंग हैबिट जो है वो कम होगी ना। बैंकिंग हैबिट कम होगी, समझे आप? कैश ज्यादा रखना चाह रहे हैं तो और ज्यादा रखना, और कैश अगर कम रखना चाह रहे हैं तो बैंकिंग हैबिट अच्छी होगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, ये विचार मन से त्याग दीजिए मैंने नहीं पढ़ा और ये सब कुछ, या ये विचार भी त्याग दीजिए कि मेरा स्तर क्या है, कि मैं 6 क्लास का बच्चा हूँ, 8th क्लास का बच्चा हूँ, कि 12वीं का हूँ, कि क्या है। इससे कोई मतलब नहीं है। कैश आप अपने पास ज्यादा रख रहे हो तो बैंकिंग हैबिट कम है आप, ठीक है, और कैश अगर कम रख रहे हो तो बैंकिंग हैबिट ज्यादा है आपकी। इसमें तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा सीआरआर, एसएलआर, और ये दोनों कानूनी आवश्यकता होती है कि आपको इनको मानना पड़ेगा, ये लीगली जरूरी होते हैं, इसीलिए इनको कई बार क्या कह देते हैं, एल आर आर भी कह देते हैं। सीआरआर एसएलआर एंड सीआरआर एंड एसएलआर, ये दोनों क्या कहलाते हैं बहुत बार, एलआरआर। एलआरआर का मतलब, एल का मतलब लीगली रिक्वायर्ड रेशियोज, कानूनी रूप से इसको रखना आवश्यक है, तो ये एलआरआर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कानून की आवश्यकता है। अब थोड़ा एक और चीज समझो कि बैंकों को ये कानून मानना पड़ता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल क्या है कि जनता की कैश हैबिट कैसी है। अगर लोग ज्यादा कैश रखना चाहते हैं तो बैंकों को अपने पास कैश रखना पड़ेगा,
ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग वो कैश लेने के लिए जाएंगे वहां पर। तो एक अनुपात हम डालेंगे क्लास के अंदर जिसको हम CDR कह सकते हैं, कैश डिपॉजिट रेशियो। एक अनुपात को हम ला सकते हैं CDR, कैश डिपॉजिट। ये हम क्लास के लिए बना रहे हैं, इस सवाल को सोल्व करने के लिए। कैश डिपॉजिट रेशियो, नकद जमा अनुपात, हिंदी में क्या कह सकते हो आप? इन चीजों में हिंदी को मत वो करो, नकद जमा अनुपात। ये मैं क्रिएट कर रहा हूं क्लास में CDR, वो सवाल को सोल्व करने के लिए। CDR क्या हुआ? जमाओं का वह भाग जो नकद रूप में लोग रखना चाहते हैं अपने पास, लोग रखना चाहते हैं, कैश डिपॉजिट रेशियो। जैसे मान लो आप 100 रुपए बैंक में रखते हो तो 50 रुपए कैश रखते हो, इस तरह की कोई गणित है, तो CDR कितना होगा? 50% होगा। अगर आप 60 रुपए कैश रखते हो तो CDR कितना होगा? 60% होगा। ऐसे समझ लो आप। तो एक CDR हमने बना दिया है इसमें। अब इधर आप देखो, इसका मतलब बैंकों को CDR के हिसाब से भी तो अपने पास कैश रखना पड़ेगा। तो 3 अनुपात यहाँ पर आ गए, CRR, SLR और CDR के हिसाब से भी उनको कैश रखना पड़ेगा। 3 अनुपात बन गए। तो 3 अनुपातों से मनी मल्टीप्लायर के अंदर में आऊंगा। पहले इधर देखेंगे आप, अगर कैश ज्यादा रखेंगे तो CDR क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर कैश कम रखेंगे तो CDR क्या होगा? कम होगा। धीरे धीरे स्लो वीडियो को करके देख लेना आप बाद में, है ना। मैं तो अपने हिसाब से वैसे स्लो पढ़ाता हूँ। आप में से कई लोग इस चीज को माइंड करते होंगे कि सर स्लो पढ़ाते हैं। मुझे पता है कि स्लो पढ़ाने का क्या मतलब है। मैं जानता हूँ, 20 साल से मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स में किस तरह की स्पीड की आवश्यकता है, और सबका अपना अंदाज होता है। अगर वो अपने मूल भाव को छोड़ देगा तो सहज नहीं हो पाएगा। कई लोग बहुत फास्ट बोलते हैं तो ये उनकी नेचर है। तो सबका अपना अपना तरीका है, यू शुड मैनेज। तो CDR, अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट कमजोर है तो CDR हाई होगा, और बैंकिंग हैबिट अच्छी है तो CDR कम होगा। देख लो आप बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से। यहां तक ठीक है। अब मैं इसके नीचे एक लाइन खींच देता हूं, और यहां पर मैं मनी मल्टीप्लायर का एक सूत्र बनाता हूं फिर से। मुद्रा गुणक, और ये मुद्रा गुणक किस केस में है? CRR भी है, SLR भी है, और CDR भी है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? 1/CRR प्लस SLR प्लस CDR। इसको ठीक से लिखने के लिए किया मैंने ऐसा। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब CRR और SLR कांस्टेंट हो, मतलब स्थिर रहें। ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूं यहाँ पे। यदि CRR एंड SLR स्थिर रहें तो
if CRR and SLR remain constant, then तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा 1/CDR। उनका कोई महत्व नहीं है, वो भी है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहे 1/CDR। अगर CDR कम होता है, CDR कम कब होगा? जब बैंकिंग हैबिट लोगों में अच्छी होगी। देखिए CDR कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बैंकिंग हैबिट इंप्रूव हो रही है। और CDR कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और CDR किस केस में कम होगा? जब बैंकिंग हैबिट अच्छी होगी। तो यूपीएससी ने पीटी में पूछा कि बैंकिंग हैबिट अच्छी होने से मल्टीप्लायर पे क्या असर पड़ेगा? तो आपको कहना मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा हो जाएगा। और मैंने मैथमेटिकल तरीके से आपको ये समझा दिया, क्योंकि कैश लोग ज्यादा नहीं रखेंगे। जब कैश ज्यादा नहीं रखेंगे तो बैंक अपने पास ज्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि उन बैंकों को रहता है कि जनता कभी लेने आ सकती है। कई बार होता है ना, हम बैंक में जाते हैं और बैंक कहता है हमारे पास कैश नहीं है, अभी थोड़ी देर वेट करो, बाद में आएगा। इस तरह का घटना हो जाती है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि मेरे को कुछ पैसे की आवश्यकता थी, तो मैंने स्टाफ को भेजा, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि सर थोड़ा आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो इस सीडीआर को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे, जनता को समझ नहीं पा रहे कि उनकी मान लो 20 लाख की जमा है तो उसकी कितने अनुपात को कभी भी कैश के रूप में मांग कर सकते हैं, ये अंदाज से चलता है। लेकिन अगर लोग बैंकों ही बैंकों से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीडीआर बहुत कम हो जाएगा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मुद्रा गुणक की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप ये अगर पढ़ लेते हो दोस्तों और समझ लेते हो तो आपकी बैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये समझने से हमारी आईक्यू भी बढ़ती है ना, हमारा माइंड शार्प होता है। और अगर हम इनको छोड़ते जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो मतलब मेरी तो इच्छा ये है कि आपको मैं जो भी चीजें वाजिब बनती है वो करूं मैं क्लास में। उसमें आपके सहयोग की हमें भारी आवश्यकता होती है कि आप मतलब उसमें कोऑपरेट करेंगे तो ये चीजें इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। और अगर मैं इसको ना पढ़ाऊं, मैं रात से विचार कर रहा था कि मल्टी मल्टीप्लायर, और पिछली वाली क्लास से पहले भी मैं विचार कर रहा था कि ये कॉन्सेप्ट क्या करूं, लूं या फिर ना लूं, क्लास के अंदर कैसे रहेगा ये। तो इस वजह से लेकिन फिर मन को लगता है कि नहीं, काम तो हमें ठीक से करना पड़ेगा। और अगर कोई किसी को नहीं भी समझ आएगा तो हम उस आधार पे कैसे छोड़ें। और इतने सारे बच्चों में अगर मान लो 500 बच्चे रिजल्ट लाने वाले हैं तो हम उनको नुकसान कैसे कर सकते हैं? तो एक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है चीजों को। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारी चीजें। तो SLR CRR और एक CDR के साथ मैंने मनी मल्टीप्लायर आपको बताया, और कहा था कि इसको अलग से करना है मेन नोट्स से, मतलब जो मेन नोट्स के अंदर भी कर रहे हो तो एक बॉक्स में बंद कर देना इसे, जो मैंने एक नई चीज आपके सामने रखी। बाकी हमारे अनुपात चल रहे हैं। CRR कंप्लीट हो चुका है, SLR कंप्लीट हो चुका है, और अब हम अगले अनुपात पे जा रहे हैं। और अगला अनुपात लिखिए आप CRAR। CRR नहीं है, मतलब ए और लगा हुआ है इसमें, CRAR। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले लिखेंगे। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो
और इसका एक और नाम है जिसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हिंदी में इसका हो जाएगा पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो इसका पहले तो मैं सूत्र ही लिख के सीधा समझा दूं ताकि लंबी लैंग्वेज में लिखनी पड़े हमें। तो एक सूत्र जैसा लिख रहा हूं। तो कैपिटल शब्द है एक, तो ये कैपिटल का रिस्क वेटेड एसेट्स के प्रति अनुपात, यही तो मतलब निकला इसका। टू का मतलब क्या होता है? का कैपिटल का रिस्क वेटेड एसेट्स के प्रति अनुपात, हिंदी में बता दूंगा आपको। सूत्र लिखे कोर कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA into 100। RWA का मतलब ये है रिस्क वेटेड एसेट्स। तो यहाँ इनका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। कोर कैपिटल आधार पूंजी, मतलब क्या है इसका? A capital which can be freely used a capital which can be freely used in any economic crisis। कहेंगे वह पूंजी जिसका प्रयोग किसी भी आर्थिक संकट के समय आसानी से किया जा सकता है। A capital which can be freely used in any economic crisis। समझना होगा और ना, कोर कैपिटल बता रहा हूं मैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कोर कैपिटल होनी चाहिए इनके एक अनुपात के रूप में। तो लंबा लेखन कराने की जगह मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चीजों को कर रहा हूँ, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। कैपिटल विच कैन, तो कोर कैपिटल का मतलब ये होता है। अब आप क्या करें कि इसको नीचे से कवर करें और इसमें आप लिखें इक्विटी कैपिटल is the dominant equity capital is the dominant item of this capital। इसका अर्थ क्या हुआ? चिंता बिल्कुल मत करना, ये ध्यान रखना। इक्विटी पूंजी, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको अब। इक्विटी पूंजी
इस पूंजी का इस पूंजी की प्रधान मद है। आइटम का मतलब प्रधान मद। अन्य भी होते हैं लेकिन इक्विटी पूंजी मेन है। तो जो स्टॉक मार्केट की क्लास होगी, जो वित्त बाजार में पढ़ाऊंगा, शेयर मार्केट, सेंसेक्स वगैरह वगैरह दोस्तों, तो वहां पे मैं इक्विटी समझाऊंगा आपको। तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लो। ये पूंजी सबसे अच्छी मानी जाती है कोई भी कंपनी के लिए। कोई भी संस्था अगर शेयर के जरिए, ये एक शेयर होता है, इसके जरिए जो पैसा इकट्ठा करते हैं, इसको वापस नहीं देना होता है, न इस पर ब्याज होता है, कोई आपको टेंशन क्रिएट नहीं करती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपने सुनी होगी, इनके नाम आते रहते हैं अखबारों में, और क्यों कैसे इक्विटी को निकाला जाता है, लोग इसको कैसे लेते हैं। आईपीओ का नाम सुना होगा आपने, एफपीओ का नाम सुना होगा आपने। तो वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप उसकी फिक्र नहीं करें, और मैं बकायदा डायग्राम से भी समझाऊंगा। और अगर आप एकाग्र होके उसको समझोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा कॉमर्स का टच हो रहा है, लेकिन एक अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट और आया हुआ भी है यूपीएससी। तो हम क्या करें, मतलब इसको चालू तरीके से नहीं पढ़ा सकते ना, इसमें टेक्निकल भाषा जो आएगी उसको रखना होगा। कैपिटल विच कैन बी फ्रीली यूज, ये वाली जो पूंजी होती है इक्विटी से, ये आपके ऊपर कोई देयता पैदा नहीं करती। कोई संकट से निपटना हो तो इसका इस्तेमाल आराम से हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल दे दिया हमने, तो ये आधार पूंजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। और RWAs क्या होते हैं, तो इसके इसी के नीचे आप RWAs, ये क्या है, रिस्क वेटेड एसेट्स, हिंदी में कर रहा हूं, जोखिम भारित परिसंपत्ति, परिसंपत्तियां, है ना, एसेट्स। अब ये क्या है, मोस्टली loans given by the banks। हिंदी क्या होगी, मुख्य रूप से बैंकों द्वारा दिए गए ऋण। जोखिम भारित परिसंपत्तियों से अभिप्राय क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस RWAs। तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ लिखा, मोस्टली लोन्स गिवन बाय द बैंक। बैंक जो दूसरों को लोन देते हैं, वो बैंकों की क्या है, एक बार हमने आपको निवेदन किया था, बैलेंस शीट बनाई थी क्लास में। बैंक लोन दे रहा तो बैंक की क्या है, वो एसेट है, राइट। और आप ले रहे हो तो आपके लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। तो मैंने 500 रुपए का लोन लिया बैंक से, तो ये RWA है बैंक के लिए। कारण क्या है कि वो 500 रुपए में लौटाऊंगा या नहीं लौटाऊंगा, ये रिस्क हमेशा रहती है। जैसे आपकी बाइक मांग कर कोई ले गया, गांव में होता है ना, लोग कहते हैं थोड़ी देर के लिए मुझे बाइक दे दो आपकी, मैं एक जगह जाके आता हूँ, बस 15 मिनट में आ जाऊंगा। तो आपने अपनी बाइक उसके हाथ में दे दी, मतलब चाबी दे दी उसको, तो वो बाइक जोखिम वाली संपत्ति हो गई आपकी, RWA हो गई वो। क्योंकि वो बाइक लेके आएगा नहीं लेके आएगा, उसी रूप में लाएगा नहीं लाएगा, आप गारंटी नहीं है उस चीज की। जिस एसेट का कंट्रोल आपके हाथ से निकल गया, वो RWA जैसी हो गई। तो बैंक जब लोन देते हैं दूसरों को, तो उनकी संपत्ति दूसरों के कंट्रोल में है, इसलिए वो रिस्क की मानी जाती है। और वेट शब्द का मतलब होता है कि रिस्क का भी लेवल होता है, कम ज्यादा। तो रिजर्व बैंक उस हिसाब से उनके वजन बनाता है। उतना डिटेल में आपको बैंकिंग थोड़ी पढ़ना होता है कि आप ये सोचें कि वो वेट कैसे निकलते हैं। ये तो ठीक उसी तरह से हो गया कि एक व्यक्ति के सीने में तीर लगा हुआ है, और वो तीर को निकालने की जगह
ये अनुमान लगा रहा है कि तीर किस दिशा से आया है, कौन सी धातु से बना हुआ है। तो जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये आपके मन में एक इंट्यूशन लाना होगा कि यहाँ तक पढ़ूंगा तो मेरे काम का, और इससे आगे मेरे काम का नहीं। जब अपने आप को आप बांध लोगे तब जाके आपको दिशा मिलेगी। दिशा मिलने का मतलब चारों तरफ घूमना नहीं होता है। तो दिशा युक्त तैयारी का मतलब, तो वो टीचर अपने अनुभव से बताएंगे आपको। और 19-20 का खतरा रहता है कि भाई क्या पता ये पूछ ले, तो सर ने तो यहाँ तक बताया, वो खतरा मैं वहां भी बता दूंगा तो उसके आगे फिर कुछ और हो सकता है। उतना नहीं चला जाता है कि 20 सवाल आते हैं तो हमें 10 से 12 के बीच में करना है। उतने तो हो ही जाने चाहिए अगर आप ठीक से चलते हो। तो हम भी वैसे ही कवरेज कर रहे हैं, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। तो ये भी क्लियर कर दिया मैंने। तो अब ये सूत्र आप समझ लो। नीचे RWA जो बैंकों के लोन वगैरह हैं, ऊपर कोर कैपिटल, और इस तरह से अनुपात बनता है। दोनों मैंने आपको बता दिया। पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रेजेंटली इन इंडिया द मिनिमम CRAR is 9%, is 9%। ठीक है ना। वर्तमान में भारत में CRAR का न्यूनतम स्तर 9% है। कम से कम ये होना चाहिए। ज्यादा है रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कैपिटल आपके पास अच्छी है जो क्राइसिस में काम आती है, वो अच्छी है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब इस ये 9% को मैं डिवाइड करूंगा कि किस किस तरह से। तो आप एक एरो बनाइए। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पीपल शुड मेक दिस एरो, एंड यू नीड हाफ ऑफ ए पेज। आई एम गोइंग टू मेक टेबल सॉर्ट ऑफ थिंग। एक सारणी जैसा बनाऊंगा, आपको आधे पेज की कम से कम आवश्यकता होगी। तो अगर इतना ही है तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों कॉमनली बनाएंगे। टीयर 1, इसमें ये फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। टीयर 1 मिनिमम 7%। टीयर 1 मिनिमम 7%। इसके नीचे ऐसा बनाए। और यहाँ पर लिखें कॉमन इक्विटी। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों। और यहाँ पे लिखें एडिशनल। इसके नीचे लिखें मिनिमम। थोड़ा इधर कर रहा हूँ, आप मत काटना। मिनिमम 5.5%। और ये मैक्सिमम
1.5%। 7 तो आ गया। कॉमन इक्विटी और इक्विटी सेम चीज है, ये इंटरनेशनल भाषा में इसको कॉमन लगा देते हैं, राइट। और आप हिंदू वगैरह पढ़ते समय आपने ये वर्ड सुना होगा, CET1। हिंदू में जो न्यूज आती है कई बार, CET1 कॉमन इक्विटी टियर 1। ये देखो बैंकों की न्यूज आएगी तो आपको ये दिखाई दे सकता है। दो प्रकार की ये है, टियर 1 और टियर 2। इसको ऐसे समझो आपकी रेलवे में जो हम मतलब ट्रेन्स में होता है AC1 AC2, तो AC1 अच्छा माना जाता है। समझने के लिए कोई तरीका अपना लो, आपको 4 ऑप्शन में से टिक ही तो लगाना है कौन सा आपको क्लास लेनी है। तो अच्छा, इंटरव्यू वगैरह में ज्यादा डिटेल में पूछते हैं तो मना करना भी आना चाहिए। ये बात बिल्कुल तय है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, और जिस दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम तो गॉड लाइक हो जाएंगे। तो मनुष्य की सीमाओं को साक्षात्कार वाले भी जानते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन अपने ऊपर मत लो। अगर वो कहते हैं कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तो आप हाथ जोड़कर भी कह सकते हो कि सॉरी सर, मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। तो वो क्या इसको अपराध समझेंगे, राइट। तो ऐसे नहीं होता है। टियर 1 बेस्ट कैपिटल है ऐसे समझो, और इस बेस्ट के अंदर ये सबसे बेस्ट, और अन्य तरीकों से आप 1.5 तक ले सकते हो, जो मान्य तरीके हैं इसमें बता रखे हैं। तो ये टियर 1 हो गया। अब सेकंड पे आइए। टियर 2, और टियर 2 जो है वो आप मैक्सिमम 2% ले सकते हो। यानी ये उतनी अच्छी नहीं, इसलिए मैक्सिमम ही 2 तक है। और अगर कोई बैंक टोटल आप जोड़ोगे तो 9% हो गया ना, इसको मैं टोटल कर देता हूँ। टोटल 9%, ठीक है। तो ये बन गया, इसमें कोई रटने की और ये क्या। आप ये ध्यान रखिए कि 9% है, उसमें टियर 1 7 है और टियर 2 2 है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगर कोई बैंक 9 का 9 ही उससे करना चाहे तो और भी बढ़िया बात है। ये मिनिमम है ना, आप मैक्सिमम की थोड़ी लिमिट है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम की लिमिट है। 2 से ज्यादा आप नहीं लोगे इसे, क्योंकि ये दोयम दर्जे की कैपिटल है, इस वजह से ऐसा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ना समझ आए, एक दो बार आप रिवाइज कर लेना। टियर 1 टियर 2, टियर 1 7 होनी चाहिए मिनिमम, टियर 1 जो 7 है उसमें 5.5 चाहिए कॉमन इक्विटी होनी चाहिए। कॉमन इक्विटी पे ज्यादा फोकस है, ये ज्यादा बड़ी साइज है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक नोट लगाइए इसके नीचे, लिखिए अपार्ट फ्रॉम CRAR of 9%, banks are also to maintain CCB of 2.5% in the form of common equity।
बैंकों को CRAR के अलावा 2.5% का CCB ब्रैकेट में लिखिए कॉमन इक्विटी के रूप में, कोष्टक में लिखना है। इसका फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म इसका भी बताऊंगा। कॉमन इक्विटी के रूप में रखना पड़ता है। तो CCB का फुल फॉर्म, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पीपल CCB का फुल फॉर्म कर लें, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर। और बेसिकली ये थीम क्या है? एक डायग्राम से थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ये CRAR है और ये कितना है? 9%। सिस्टम कहता है कि एक बफर भी बनाओ, ये कोर जैसा हो गया, बफर बनाओ। 2.5% का CCB बनाओ, तो CCB 2.5%। ठीक है। अब कोई आर्थिक संकट बैंक पे आता है, जैसे ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, कोई संकट आ रहा है, आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस पहले इसको खत्म करेगा ना, 2.5 वाले को, इसको आंच नहीं आएगी। दिस इज द थॉट बिहाइंड दिस CCB। ये विचार है CCB को लाने के पीछे, ये विचार है कि एक बफर जैसा बने ताकि इसको कोई दिक्कत नहीं हो। आपने बफर स्टॉक नाम सुना होगा, बफर स्टेट नाम सुना होगा, इस तरह से। तो बफर स्टॉक हम क्यों मेंटेन करते हैं कि भाई ज्यादा उत्पादन और कम उत्पादन के बीच का समय कैसे निकालें, कोई कमी ना पड़े, तो एक बफर में हम रखते हैं। घर में भी हम क्या करते हैं, जो मतलब आटा होता है, कोई भी सामान होता है, तो ज्यादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि हम मेहमान आ जाते हैं तो तब भाग कर लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता ना। वही चीज इधर है। तो इसमें क्या हमें मतलब UPSC के स्तर पर ये भी ना पढ़े तो फिर क्या मतलब उसका निकलेगा? लेवल के फर्क है ना। मतलब यही क्लास अगर SSC वगैरह वगैरह की होती तो इतना नहीं बातचीत होती। PT का पेपर भी आपके सामने है, तो हम क्या कर सकते हैं? और एक बार पढ़ लिया तो वहां से निकल गए आप, बात कुछ भी नहीं है। CRAR एक अनुपात होता है, ये हमेशा मेंटेन रहना चाहिए कम से कम, ताकि बैंकों के पास अच्छी पूंजी रहे, जो पूंजी को वो आर्थिक संकटों का सामना कर सके। लेकिन इसी पूंजी के ऊपर एक बफर बनाना है। आपने प्रोजेक्ट टाइगर भी सुना होगा, तो उसमें एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है। कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग इस बफर के बाहर से निकालते हैं, और जो टाइगर होते हैं वो कभी कभी इस जोन से निकल के इधर आ सकते हैं, तो कितने दूर तक जा सकते हैं उसको बफर जोन बना दिया जाता है। इस तरह की ये कॉन्सेप्ट है। तो CRR अलग है, CRAR अलग है, दो बातें। SLR हमने देखा, CDR जो मनी मल्टीप्लायर में इस्तेमाल किया, उस चीज को भी हमने पढ़ने की कोशिश की। तो इस तरह से आप इसको देखें। अगला अनुपात लेते हैं हम लोग LCR। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म कर लें आप, मतलब पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ।
लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसकी इस तरह से हिंदी नहीं हो पाएगी जैसे हमने CRR की कर दी, हर चीज की नहीं हो पाएगी, तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो इसकी कुछ बातें संक्षेप में बता देता हूं मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन लिख लें, है बेसल 3 रेशियो। हिंदी वाले भी लिखो, बेजल 3 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, रेशियो का मतलब अनुपात होता ही है, एक का मतलब एक बेजल 3 अनुपात। बेजल 3 मैं बता दूंगा क्या है। दूसरा, इट्स मिनिमम लेवल टेक्निकली इसका मिनिमम लेवल 100% होना चाहिए। तीसरा, सिमिलर टू, सिमिलर का मतलब क्या होता है, समान, सिमिलर टू, SLR जो हमने पढ़ा था। और चौथा है एंश्योर्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट। for a period of 30 days on continuous basis। इसकी हिंदी में कर देता हूँ, 30 दिन की अवधि के लिए निरंतर, कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर आधार पर तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है। ensures liquidity management for a period of 30 days on continuous basis। जनरली यूपीएससी सवाल क्या करती है, LCR का संबंध एक शब्द है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है, ये किससे रिलेटेड है, इस तरह की चीजें होती है। या ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये पूछ लेंगे कि इसका कनेक्शन किससे है, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट से है। लिक्विडिटी को मैनेज करना भी तो एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। आप बहुत धनवान हो सकते हो, खूब आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना पर्स घर पे भूल गए या घर में मतलब बाहर गए और घर पे भूल गए, तो वहां आपकी प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, क्योंकि आपने लिक्विडिटी को मैनेज नहीं किया। इस बात को नहीं समझ पाए आप कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है। तो कई बार बैंकों में क्या होता है, लोग अचानक से प्रेशर बनाते हैं, हमें पैसे की आवश्यकता है, पैसे की, और बैंक समझ नहीं पाता है और उतना लिक्विडिटी नहीं रखता है। ऐसे कई बैंक फेल हो गए दुनिया के अंदर, तो ये मानक बनाया गया है। तो ये 30 दिन के लिए जो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उसका अनुमान लगाना पड़ता है, और उतनी वैल्यू के बराबर कुछ संपत्तियां रखनी पड़ती है, उतनी वैल्यू के बराबर, इसलिए इसका मिनिमम लेवल 100% है, और वो तरल होती है, इस वजह से SLR से इसकी कनेक्शन। अब इसमें एक वर्ड आया बेजल 3, बेजल। तो बेजल क्या चीज है,
तो बेजल एक शहर है, स्विस सिटी है। और यहाँ पर इसमें एक बैंक है जिसको BIS कहते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और इसी की देखरेख में कुछ मानक बनाए गए दुनिया में, जैसे आप पर्यावरण में मानक होते हैं, यूरो फर्स्ट या भारत फर्स्ट, भारत सेकंड, भारत थर्ड, ऐसे क्या ये बैंकों से रिलेटेड मानक है। बेजल एक शहर है जहाँ पर ये बैंक है और एक समिति भी है वहाँ पर, बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो वो शहर में ये नियम बनते हैं इस जगह पे, इसलिए इनके मानकों के नाम आगे बेजल फर्स्ट, बेजल सेकंड, बेजल थ्री। और ये वर्ड जो है एक बार पीटी में आ चुका है, प्रीलिम्स में आया हुआ है ये। बेजल थ्री एक शब्द है, इसका कनेक्शन किससे है? आई थिंक ये 2015 की पीटी में था। तो बेजल थ्री अनुपात का मतलब, बेजल थ्री मानक जो बने थे इस सिटी के अंदर थर्ड नंबर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड के, थर्ड नंबर के, उस चीज को ये दिखा रहा है, राइट। तो ये इसको LCR कहते हैं, आजकल अखबारों में थोड़ा आता रहता है, और इस तरह से आप ध्यान रखिए। और एक और अनुपात इसके जैसा ही है, लेकिन वो एक साल की लिक्विडिटी देखता है, उसको कहते हैं NSFR, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बेजल थ्री, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमनली लिख लो, बेजल थ्री रेशियो मिनिमम लेवल 100% इसका भी। और ये भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट को देखता है, मैं संक्षेप में लिख देता हूँ, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और वो भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लेकिन वो 30 दिन के लिए है, ये 1 ईयर के लिए है। इसको हम कहते हैं नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो LCR और NSFR दोनों बेजल थ्री है। ये एक साल की लिक्विडिटी को देखता है, वो 30 डेज की लिक्विडिटी को कंटिन्यूस बेसिस पे देखता है। तो ये अनुपात सारे समाप्त हो चुके हैं, CRR, SLR, CRAR, LCR, NSFR, इस तरह के। और एक चीज और हमें डालनी है, अलग से आप उसका हेडिंग लगा लें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऐसा हेडिंग लगाएं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, ये तो एक डायग्राम का फॉर्म देके मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके नीचे ऐसा करें आप, और आप इससे लिखें कि द सेंट्रल बैंक द सेंट्रल बैंक transacts
The central bank transacts government securities for liquidity changes. केंद्रीय बैंक तरलता में परिवर्तन करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन करता है। केंद्रीय बैंक तरलता में परिवर्तन करने का सरकारी प्रतिभूतियों का गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन मैंने कुछ अन्य कंट्रीज का रिसर्च पढ़ा था, तो कुछ कंट्रीज में क्या है कि जो कंपनियों के बॉन्ड्स को भी खरीदने बेचने लगता है सेंट्रल बैंक, जो प्राइवेट कंपनियां होती है। तो तरलता को कम ज्यादा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन केंद्रीय बैंक करता हो। तब इसके नीचे एरो बनाएंगे फिर से, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ, एरो बना के फर्स्ट हम करेंगे इंक्रीज इन लिक्विडिटी। एक केस ये हुआ, दूसरा केस हुआ डिक्रीज इन लिक्विडिटी। इसके लिए बाय और इसके लिए सेल करेगा। लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो खरीद और नहीं तो बिक्री। स्टिमुलस बढ़ाते समय भी मैंने आपसे बात की थी, तरलता बढ़ानी हो तो बॉन्ड खरीदेगा, सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा। जब वो खरीदेगा तो बदले में पैसा देगा, तो तरलता बढ़ेगी। तो सरकारी बॉन्ड खरीदेगा लिक्विडिटी बढ़ानी, राइट। और कम करनी हो तो अपने बॉन्ड बेचेगा तो पैसे लेगा, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तरलता को इम्पेक्ट करने के जो क्वांटिटेटिव तरीके हैं, जो मात्रात्मक तरीके हैं, उनमें से एक है ये CRR भी मात्रा पे असर डालता है मल्टीप्लायर वे में। और हमारे देश में पहले चयनात्मक तरीके भी हुआ करते थे, सेलेक्टिव कंट्रोल कहते थे उनको। 1985 में उनको खत्म कर दिया, और अब हमारे भारत में ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं जो पूरे देश की तरलता को, सेलेक्टिव वे में नहीं, मतलब पूरे देश की तरलता को एक साथ इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह वगैरह को आप समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से आज का चैप्टर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और मंडे की क्लास में मैं मिलता हूँ आपको। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करिए।